आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम से ठीक पहले में। बच्चों, मैं इस वीडियो में आपको चैप्टर 2 पॉलिटिकल साइंस का है, जिसका नाम आपको पता है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। सत्ता के वैकल्पिक केंद्र का मतलब है आज सत्ता में सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका है। लेकिन अमेरिका के अलावा और कौन कौन से समकालीन केंद्र हैं? सत्ता के समकालीन केंद्र बोलो या सत्ता के वैकल्पिक केंद्र बोलो, मतलब आने वाले टाइम में अमेरिका की जगह और कौन ले सकता है, ये टॉपिक हमारा ये कह रहा है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि सबसे शक्तिशाली देश आज के टाइम में कौन है, अमेरिका। अब ये कह रहा है अमेरिका की जगह कौन ले सकता है। तो पहले हम जानते हैं अमेरिका ताकतवर बेटा कैसे है। अमेरिका आपको पता है ताकतवर है क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था बोले तो उसकी जो जीडीपी है वो दुनिया में प्रथम स्थान पे आती है। सबसे ज्यादा जीडीपी आज के टाइम में दुनिया में किसकी है, अमेरिका की है। उसके अलावा व्यापार की बात करें तो आज के टाइम में व्यापार में भी अमेरिका क्या है, विश्व में प्रथम स्थान पे। आज व्यापार में भी अमेरिका आगे है, अर्थव्यवस्था में भी अमेरिका आगे है। उसके अलावा बताएं तो आज के टाइम में अमेरिकी मुद्रा जो है, जिसका नाम आपको पता है डॉलर को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा का दर्जा दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा, इंटरनेशनल करेंसी है हमारा डॉलर, और वो डॉलर किसका है बेटा, अमेरिका का है। उसके अलावा अमेरिका ताकतवर क्यों है, क्योंकि इसको यूएनओ के अंदर क्या मिला पड़ा है, आपको पता है स्थायी सदस्यता, वीटो पावर मिली पड़ी है, स्थायी सदस्यता मिली पड़ी है। तो अमेरिका ताकतवर है क्योंकि इसके पास क्या क्या है, स्थायी सदस्यता भी है, इसकी मुद्रा को विश्व मुद्रा का दर्जा मिला पड़ा है। व्यापार में भी अमेरिका बहुत आगे है, अर्थव्यवस्था में भी अमेरिका आगे है। बात करें अमेरिका परमाणु संपन्न देश है, इसके पास हथियारों की बात करें तो परमाणु संपन्न है, परमाणु बम भी मौजूद है। उसके अलावा अमेरिका की सेना विश्व में, अमेरिका की सैन्य शक्ति की बात करें तो सैन्य ताकत में भी अमेरिका बेटा कौन से स्थान पे आता है, नंबर 1 पे आता है। तो आज आप देख सकते हो अमेरिका हर चीज में बहुत आगे है, पैसे के मामले में भी, राजनीतिक स्तर पे भी, व्यापार के मामले में भी, तुम देख सकते हो सेना के मामले में भी। रुको जरा, सब्र करो। लेकिन हमारा चैप्टर ये नहीं कह रहा कि अमेरिका ताकतवर कैसे है, हमारा चैप्टर कह रहा है कि अमेरिका के अलावा आने वाले टाइम में और कौन आ सकता है जो अमेरिका की जगह ले सकता है। जैसे आप खुद भी सोच सकते हो कि अमेरिका तो आज यहां पे है, लेकिन उसके आगे पीछे कई देश है जो अमेरिका की जगह लेना चाहते हैं। आज अमेरिका का वर्चस्व है, लेकिन अमेरिकी वर्चस्व के अलावा और कौन आ सकता है, तो देखते हैं हम। सबसे पहले तो हम जानेंगे बेटा वर्चस्व का मतलब क्या होता है। वर्चस्व बोलो, वर्चस्व का मतलब होता है, या फिर शक्ति का केंद्र बोलो। वर्चस्व का मतलब होता है ताकत, दबदबा, जिसका दबदबा हो। मतलब कहने का मतलब क्या, ये विश्व के स्तर की बात हो रही है, तो जब पूरे विश्व के स्तर पर शक्ति का कोई एक ही केंद्र, जैसे आज अमेरिका है, तो उसकी ताकत को दिखाने के लिए हम वर्चस्व शब्द यूज करते हैं। वर्चस्व का मतलब ही होता है ताकत, दबदबा, शक्ति का केंद्र, जिसका दबदबा हो, है ना। आज अमेरिका का पूरी दुनिया पे दबदबा है ना। तो हम कह सकते हैं ताकत, दबदबा या शक्ति का केंद्र। जब पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, जब पूरी दुनिया में शक्ति का एक ही केंद्र हो, तो उसकी ताकत को दिखाने के लिए हम वर्चस्व शब्द का उपयोग करते हैं। जैसे आज के टाइम में तो अमेरिका का वर्चस्व है, लेकिन ये चैप्टर 2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है कि अमेरिका के अलावा और कौन है जो अपना वर्चस्व स्थापित कर सकता है बेटा। तो हमने बताया कुछ तो देश है जी जो अमेरिका के बाद अपने जगह बना सकते हैं, और नंबर 1 पे जो देश आता है वो है चीन। चीन है जो अमेरिका की जगह लगभग 99 का 100% लिखवा के ले लो, आएगा ही आएगा, जो अमेरिका को पीछे कर देगा। चीन नहीं आता तो दूसरा देश आता है जापान, आपकी बुक के हिसाब से। ऐसा कहते हैं आने वाले टाइम में चाइना नहीं तो जापान नहीं तो दक्षिण कोरिया। एक दक्षिण कोरिया नाम का देश है, तुम्हें पता ही होगा, है ना। जो बीटीएस वाले हैं वो जानते ही होंगे, है ना। तो कहने का मतलब क्या, दक्षिण कोरिया आने वाले टाइम में शक्ति का केंद्र बन सकता है। तो नंबर 1 पे आ गया आपका चीन नहीं तो जापान, और जापान नहीं तो दक्षिण कोरिया। ये तो आपके बुक के हिसाब से नाम हो गया, दक्षिण कोरिया। इसके अलावा इजराइल का भी नाम आता है। इजराइल भी आने वाले टाइम में हो सकता है अमेरिका को पीछे कर दे। इजराइल भी बहुत ताकतवर देश है बेटा,
उसके अलावा इजराइल नहीं तो हमारा भी नाम आता कहीं, कभी ना कभी हम भी आएंगे जो अमेरिका को पीछे कर सकते हैं। तो ये तो वो देश हो गए जो अमेरिका की जगह ले सकते हैं, सत्ता के विकल्प। या फिर बेटा कुछ संगठन है। अब पहले हम संगठन जान लेते हैं। क्षेत्रीय संगठन है कुछ। क्षेत्रीय संगठन क्या होते हैं? क्षेत्रीय संगठन किसे कहते हैं? ये आ जाता पेपर में 2 नंबर का। कुछ क्षेत्रीय संगठन जो अमेरिका की जगह ले सकते हैं। तो पहले हमें पता तो हो क्षेत्रीय संगठन होता क्या है। जब कई सारे देश अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक साथ आए, एक साथ समूह बनाए, उसे हम क्षेत्रीय संगठन कहते हैं। क्षेत्रीय संगठन का मतलब क्या है? क्षेत्र मतलब हो गया एरिया, संगठन का मतलब क्या हो गया? ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जब कई सारे देश एक साथ ग्रुप बना ले, किस लिए? अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, तो उसे हम बेटा क्या कहते हैं? क्षेत्रीय संगठन कहते हैं। जैसे कुछ क्षेत्रीय संगठनों का नाम आता है जो ऐसा कहते हैं कि आने वाले टाइम में अमेरिका की जगह ले सकते हैं। तो कौन से क्षेत्रीय संगठन है? तो सबसे पहले नाम आता है यूरोपीय संघ का। जैसे देख सकते हो संगठन हमारे सामने है। पहला संगठन जिसका नाम आता है वो है हमारा यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ क्या है बेटा? यूरोप के देशों का ग्रुप है। यूरोप के जो पश्चिमी साइड के देश थे, पहले ये 12 देश थे, अब इसके अंदर 27 देश हो चुके हैं। वर्तमान में कितने देश है बेटा? 27 देश इस यूरोपीय संघ में। ऐसा लगता है ये यूरोपीय संघ अमेरिका की जगह ले सकता है। यूरोपीय संघ नहीं तो एक दूसरा संगठन भी है जिसका नाम है आसियान। आसियान पहले 5 देशों का ग्रुप था, अब 10 देश हो चुके हैं। आसियान भी एक संगठन है। आसियान नहीं तो ब्रिक्स। ब्रिक्स आप जान सकते हो, बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। BRICS, ब्रिक्स। ये ब्रिक्स संगठन है जो आपके टॉपिक से डिलीट हो गया। और अगला है शार्क। सार्क नाम का एक संगठन है जो दक्षिण एशिया के देशों ने समूह बनाया। दक्षिण एशिया के देशों ने समूह बनाया। तो ये कुछ संगठन है जो अमेरिका की जगह ले सकते हैं, या फिर ये कुछ देश है। तो चलते हैं एक एक संगठन को उठाते हैं, एक एक देश को उठाते हैं समझने के लिए, है ना। अभी हमने क्या बात किया? अभी हमने बात किया कि सत्ता के विकल्प कौन है। हमने बताया कुछ देश हैं और कुछ संगठन है। देश तो वो गए जैसे चाइना हो गया, जापान हो गया, दक्षिण कोरिया हो गया। संगठन की बात करें तो हमने बताया पहले संगठन होते क्या है। जब अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कई सारे देश समूह बनाए उसे हम संगठन कहते हैं, क्षेत्रीय संगठन। क्षेत्रीय संगठन। अब क्षेत्रीय संगठन किस लिए बनाए जाते हैं? अच्छा, क्या लगता है क्या उद्देश्य हो सकते हैं? तो हम जान लेते हैं यहाँ पे उद्देश्य क्षेत्रीय संगठन बनाने के। सबसे पहला तो उद्देश्य हो गया इनका क्षेत्रीय संगठन बनाने का। पहला उद्देश्य हो गया अपना वर्चस्व स्थापित करना, अपना वर्चस्व स्थापित करना। यह संगठन इसलिए बनाया जाता है ताकि अपना वर्चस्व स्थापित कर सके। या दूसरा, ये संगठन और क्यों बनाए जाते हैं? भाई ये संगठन है, आपस में देश जुड़ेंगे किस लिए? ताकि व्यापार करें, और व्यापार करके क्या कर सके? विकास कर सके। तो व्यापार करके विकास करने के लिए। और किस लिए बनाए जाते हैं? तो तीसरा हो गया संधि करने के लिए, कोई संधि करना हो, संधि और समझौता। तो संधि और समझौता करने के लिए, कोई एग्रीमेंट साइन करना हो, कोई समझौता करना हो, तो इसके लिए भी संगठन बनाने से क्या फायदा होता है? मीटिंग होगी, उसमें समझौते वगैरह होते रहेंगे। आपस में मीटिंग में आएंगे संगठन के, व्यापार वगैरह करेंगे, विकास वगैरह करेंगे। और क्या उद्देश्य होते हैं? तो आपस में कोई विवाद है तो आपसी विवादों को सुलझाने के लिए तो ये संगठन बनाए जाते हैं बेटा। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब हमें एक एक संगठन उठाना। जैसे देखो आपके सामने है, पहले संगठन का नाम क्या रहा है? यूरोपीय संघ। ये एक संगठन है। कितने देशों का? मैंने आपको बताया जब ये बना था तब 12 देश थे पहले जब बना था। और अभी बेटा कितने देश है इसमें? अभी इसमें 27 देश हैं। वर्तमान में 27 देश। आया हुआ एमसीक्यू में है कि यूरोपीय संघ में वर्तमान में कितने देश है? 27 देश। तो ये यूरोपीय संघ बना कैसे? 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, यूरोपीय संघ का निर्माण बताओ। यूरोपीय संघ कैसे बनके तैयार हुआ? तो देखो एक दिन में संगठन नहीं बना, ये स्टेप टू स्टेप बना। पहला स्टेप था मार्शल योजना, और ये 2 नंबर का अलग से भी आ भी जाता है।
पता है क्या था? अमेरिका के विदेश मंत्री थे मार्शल यूना। आता क्या है देखो, यूरोपीय संघ बनने का पहला स्टेप ये है, अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन मार्शल जी। उस टाइम सीट्यूज चल रहा था। अब जॉन मार्शल ने क्या किया, यूरोप के जो पश्चिमी साइड के देश थे, यूरोप महाद्वीप के जो पश्चिमी देश थे, इन्होंने पश्चिमी देशों को, यूरोप के पश्चिमी देशों को इन्होंने क्या दिया, आर्थिक सहायता दिया। और जो इन्होंने आर्थिक सहायता दिया यूरोप के देशों को, इस जिस योजना के तहत दिया उसका नाम था मार्शल योजना। क्यों? इन्होंने अपने नाम की इस योजना की शुरुआत की। तो हमने क्या बताया, पहला स्टेप हो गया मार्शल योजना। कब आया? 1945 में आया मार्शल योजना। कौन लेके आया था? अमेरिका के विदेश मंत्री लेके आए थे। अमेरिका के विदेश मंत्री ने क्या किया, इन भाई साहब ने क्या किया, इन भाई साहब ने यूरोप के जो पश्चिमी साइड के देश थे, यूरोप के जो पश्चिमी देश थे उनको आर्थिक सहायता दिया, पैसे के माध्यम से सहायता दिया। बोला ये लो अपना विकास करो, क्योंकि उस टाइम शीतयुद्ध चल रहा था। सोवियत संघ देशों को लालच अलग दे रहा है, अमेरिका अलग दे रहा था। अमेरिका ने लालच देने के लिए यूरोप के पश्चिमी देशों को आर्थिक सहायता दिया। इन्हें क्या पता था कल को इनके बराबरी में खड़ा हो जाएगा यूरोपीय संघ। अब इन्होंने यूरोप के देशों को सहायता दिया, और जब यूरोप के देशों को सहायता दिया, इसे हम मार्शल योजना के नाम से जानते हैं, जो इन्होंने सहायता दिया। इसे मार्शल योजना क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि इन्होंने अपने नाम पे इस योजना की शुरुआत की थी। इनका नाम ही जॉन मार्शल था। तो 2 नंबर का था मार्शल योजना क्या है बता देंगे। जब पैसा आया मार्शल योजना के तहत, तो ये यूरोप के जो देश थे उन्होंने कदम दूसरा उठाया। क्या? उन्होंने ग्रुप बनाया, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। मतलब यूरोप के देश आर्थिक तौर पर जो पैसा आया उसका कहां यूज करेंगे, कैसे व्यापार वगैरह करेंगे, इसके लिए काम किया। देखो पहले पैसा आया, पैसा आने के बाद दूसरा स्टेप हो गया यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। 45 में पैसा है, 48 में इन्होंने ये बनाया यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। इसके तहत क्या था, यूरोप के देश आर्थिक तौर पर एक दूसरे का सहयोग कैसे करेंगे, जो पैसा आया वो कैसे सहयोग करेंगे, कहां खर्च करेंगे। कोई एजुकेशन पे खर्च करने की बात कर रहा है, कोई हेल्थ फैसिलिटी पे खर्च करने की बात कर रहा है, कोई एंटरटेनमेंट पे खर्च करने की बात कर रहा है। तो जो पैसा आया वो पैसा कहां खर्च करेंगे, इसके लिए यूरोप के देशों ने दूसरा स्टेप बना दिया, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। अब भाई पैसा खर्च होने की बात हो गई, तो तीसरा स्टेप अपना इन्होंने, देखो क्या है ये हमारा यूरोपीय राजनीतिक परिषद। क्यों? क्योंकि इनको आपस में यूरोप के देशों के विवाद थे। यूरोप महाद्वीप है, इसमें कई सारे देश हैं, तो इनके विवाद थे। तो इन्होंने आपसी विवादों को सुलझाने के लिए 1949 में यूरोपीय राजनीतिक परिषद बनाया, यूरोपीय राजनीतिक परिषद, और इनके आपसी विवाद को सुलझाने लग गए। कब बनाया? 49 में। जब विवाद भी सुलझने लग गया तो चौथा स्टेप अपनाया, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी। कब ये बनाया? 1957 में। यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी। इकोनॉमी का मतलब क्या होता है बेटा? अर्थव्यवस्था। मतलब यूरोप के देशों की अर्थव्यवस्था कैसे विकास करेगी, इसके लिए काम किया। और जब अर्थव्यवस्था भी विकास करने लग गई तब ये थोड़ा और आगे बढ़े, और इस वाले पॉइंट को रखना यहां पे, पांचवा स्टेप। क्या? इन्होंने 1979 में यूरोपीय संसद बनाया। संसद का मतलब क्या? कानून वगैरह कैसे बनेगा यूरोप का, इसके लिए इन्होंने काम किया। आज जब कानून वगैरह भी बनाने लग गए तब इसे, जब इतना कुछ साथ मिलकर कर रहे हैं, तो छठा स्टेप बनाया मैस्ट्रिक्ट संधि। और मैस्ट्रिक्ट संधि के ऊपर इन्होंने साइन करके बोला कि अब हम जितने भी यूरोप के देश हैं, हम यूरोप के 12 देश एक साथ मिलजुल के एक संगठन बना रहे हैं। और आता है यूरोपीय संघ किस संधि के तहत बना? मैस्ट्रिक्ट संधि के तहत बना। अब मैस्ट्रिक्ट संधि पर हस्ताक्षर करके इन्होंने क्या दिया? अपनी सामूहिक पहचान बनाई यूरोप के देशों की। जैसे क्या? इन्होंने अपना झंडा बनाया, अपना गीत, जैसे हमारा वंदे मातरम है, इन्होंने अपना गीत बनाया, अपना गान जैसे हमारा जन गण मन है ऐसे इन लोगों ने अपना बनाया। स्थापना दिवस, अपनी मुद्रा, मतलब इन्होंने अपनी सामूहिक पहचान बना दी, जैसे एक देश काम कर रहा हो। और इस प्रकार यूरोपीय संघ बनके तैयार हुआ। समझ आया? तुम देख सकते हो इसको स्टेप टू स्टेप कैसे। फर्स्ट आएगा बेटा हमारा मार्शल योजना। मार्शल योजना, मार्शल योजना तक क्या हुआ? कब आया? 45 में। मार्शल योजना अमेरिका के विदेश मंत्री लेके आए थे यूरोप के पश्चिमी देशों को आर्थिक सहायता देने के लिए। भाई साहब ने सहायता दे दी मार्शल योजना के तहत। 2 नंबर का आता है, जब पैसा आया तो स्टेप नंबर 2 उसको डिफाइन करोगे, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। बोले तो ये आया है 1948 में। किस लिए आया बेटा ये? यूरोप के देश, देखो नाम में क्या रहा, आर्थिक तौर पर
क्या करने के लिए? सहयोग करने के लिए, आर्थिक तौर पर सहयोग करने के लिए उन्होंने इसको बना दिया। पैसा भी आ गया, सहयोग भी करने लग गए, तब तीसरा स्टेप अपनाया इन्होंने। अभी ये यूरोपीय संघ बना नहीं है, स्टेप टू स्टेप, तीसरा स्टेप, तीसरा बनेगा हमारा यूरोपीय राजनीतिक परिषद। ये कब आया? 1949 में। किस लिए राजनीतिक परिषद बनाया इन्होंने? यूरोप के देशों ने आपसी विवादों को सुलझाने के लिए, जो इनके आपस में विवाद चल रहे थे। और जब विवाद भी सुलझ गए, तब इन्होंने चौथा स्टेप बनाया यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी। कब बनाया? 1957 में। और जब यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी बन गई, किस लिए? इकोनॉमी का काम क्या होता? अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए। और जब अर्थव्यवस्था ही विकास करने लग गई, तब इन्होंने पांचवा स्टेप बनाया यूरोपीय संसद। अब संसद क्या करती है बेटा? कानून वगैरह। ये कब बनाया? 1979 में। किस लिए? कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। आज जब ये इन्होंने तो सब कुछ, हम इतना कुछ मिलकर साथ कर रहे हैं, तो क्यों ना एक एग्रीमेंट साइन करें। और ये पांचों काम को देखते हुए इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसका नाम था मैस्ट्रिक्ट संधि। अब मैस्ट्रिक्ट संधि इन्होंने साइन किया 1992 में, और इसी संधि के तहत यूरोपीय संघ बनके तैयार हुआ। तो यूरोपीय संघ एकदम से नहीं बना बेटा, स्टेप टू स्टेप बना। यूरोप के देश एक ही बार में ग्रुप नहीं बनाए, इन्होंने धीरे धीरे करके पहले इतने काम किए, और तब जाके इन्होंने बोला जब सब इतना कुछ कर रहे हैं तो क्यों ना हम एक संगठन बना लें। और इन्होंने मैस्ट्रिक्ट संधि साइन किया, और मैस्ट्रिक्ट संधि के तहत एक यूरोपीय संघ बना के तैयार कर दिया। इस संगठन के तहत इन्होंने अपना खुद का झंडा बनाया, खुद का गान बनाया, खुद का गीत बनाया, खुद की मुद्रा बनाई। जैसे एक देश की सामूहिक पहचान होती है, ऐसी एक संगठन बनके तैयार हो गए। समझ आया? आगे चलते इसके ऊपर बात करने के लिए। जब यूरोपीय संघ बनके तैयार हुआ, तो इस यूरोपीय संघ में ऐसा क्या है कि अमेरिका की जगह ले सकता है? आज के वर्तमान में इतना ताकतवर कैसे हो गया? क्या दिख रहा है इसके अंदर आपको? तो यूरोपीय संघ अमेरिका की जगह कैसे ले सकता है? क्वेश्चन आता है, तो बताएंगे क्या यहां से स्टार्ट होता है बेटा। इसके दो तीन तरह से क्वेश्चन बनता हमारा कि यूरोपीय संघ अमेरिका की जगह कैसे ले सकता है, या यूरोपीय संघ की विशेषताएं बताओ, या यूरोपीय संघ एक ताकतवर संगठन कैसे है। तो इसी आंसर को आप सही समझ जाओगे तो तीनों आंसर बना के लिख सकते हो। जैसे यूरोपीय संघ की क्या विशेषता है, ताकतवर कैसे है, तो हमने बोला सबसे पहला यूरोपीय संघ की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला हम बता रहे हैं आर्थिक आधार। आर्थिक लिख के, आर्थिक का मतलब होता है बेटा पैसा। पैसे के मामले में हमारा यूरोपीय संघ ताकतवर कैसे है, क्या दिख गया यूरोपीय संघ? तो हमने बताया आर्थिक, आर्थिक के अंदर आएगा सबसे पहले अर्थव्यवस्था। यूरोपीय संघ की जीडीपी देखी गई थी सन 2005 में, अमेरिका की जीडीपी 10,000 थी, जबकि वही यूरोपीय संघ की जीडीपी जो थी हमारी 12,000 थी। तो तुम देख सकते हो अमेरिका की जीडीपी 10,000, लेकिन यूरोपीय संघ की जीडीपी वही 2005 में 12,000। किसकी ज्यादा है? यूरोपीय संघ की। इसलिए यूरोपीय संघ क्या हो गया? जीडीपी के मामले में ताकतवर हो गया। वही 2016 का, नई बुक में 2016 का भी डाटा है। 2016 में यूरोपीय संघ की अमेरिका की जीडीपी 15,000, तो यूरोपीय संघ की 17,500, उससे भी ज्यादा। तो दोनों बार जीडीपी के मामले में अमेरिका हो गया पीछे और यूरोपीय संघ हो गया हमारा आगे, इससे यूरोपीय संघ ताकत। तो आर्थिक तौर पे तो हमने देख लिया, अर्थव्यवस्था में यूरोपीय संघ आगे। दूसरा पॉइंट आ जाएगा मुद्रा। मुद्रा मतलब हर देश की अपनी करेंसी होती है। जैसे अमेरिकी करेंसी का नाम है डॉलर, ऐसे यूरोप के जो 12 देश अब 27 हो चुके हैं, 27 देशों ने अपनी मिलकर करेंसी चला रखी जिसका नाम है यूरो। याद रखना बेटा, एमसीक्यू में आता है। यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम क्या है? यूरो। और जो अमेरिकी डॉलर है उसकी करेंसी की वैल्यू अभी की बात करें, देखो ये बुक के हिसाब से डाटा है, अभी की बात करें तो $1 की कीमत इस टाइम में चल रही है 95 रुपीज, और बुक के हिसाब से 80 रुपए। वहीं यूरोपीय संघ की बुक के हिसाब से 88 रुपीज, और अभी जो चल रही है 107 रुपए। तो हम देख सकते हैं यूरोपीय संघ की मुद्रा जो है यूरो है, और यूरो क्या है बेटा? ताकतवर। क्यों? क्योंकि यूरो की वैल्यू ज्यादा है। आज के टाइम में 1 यूरो की कीमत चल रही है 107 रुपए,
जबकि $1 की चल रही है 95-96 रुपीज। तो हम देख सकते हैं डॉलर के मुकाबले अमेरिकी मुद्रा, डॉलर के मुकाबले यूरोपीय संघ की मुद्रा, यूरो की कीमत क्या बेटा ज्यादा है, इसलिए यूरोपीय संघ क्या है ताकतवर। जीडीपी अर्थव्यवस्था में भी यूरोपीय संघ आगे, मुद्रा में भी यूरोपीय संघ आगे। अब देखो व्यापार, व्यापार की बात करें अमेरिका से कंपेयर करें व्यापार में, तो जितना व्यापार एक्सपोर्ट इंपोर्ट अमेरिका करता है उससे 3 गुना ज्यादा हमारा यूरोपीय संघ का, मतलब यूरोपीय संघ व्यापार में भी अमेरिका से आगे है। तो ये तो हमने क्या बताया बेटा आर्थिक आधार पे। आर्थिक में आपने क्या क्या बताया, अर्थव्यवस्था में भी यूरोपीय संघ आगे है, अर्थव्यवस्था में भी हमारा यूरोपीय संघ आगे है। तुम देख सकते हो 2016 का डाटा और 2005 के डाटा। दूसरा मुद्रा, मुद्रा मतलब करेंसी की वैल्यू देखे जाए तो भी हमारा यूरोपीय संघ आगे है। और व्यापार की बात करें तो व्यापार में भी हमारा यूरोपीय संघ क्या है आगे है। मतलब आर्थिक तौर पे तो अमेरिका क्या हो गया है पीछे हो चुका है, जबकि यूरोपीय संघ क्या हो चुका है आगे निकल चुका है। तो इस वजह से आर्थिक तौर पे तो हो गया। अब आगे देखें राजनीतिक आधार पे। राजनीतिक के अंदर बात करेंगे, तुम्हें पता होगा एक संगठन है जिसका नाम है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर बेटा 5 देश स्थायी होते हैं, मैंने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा भी था, और 10 देश क्या होते हैं अस्थायी होते हैं। अस्थायी का मतलब होता है इनको हर 2-2 वर्ष में बदल दिया जाता है। ये 2 वर्ष में बदलते हैं। अस्थायी वाले कितने वर्ष में बदलते हैं 2 वर्ष में, और स्थायी वाले तो भाई परमानेंट रहते हैं, उनको कोई हटा नहीं सकते। तो अमेरिका ताकतवर है, अमेरिका ताकतवर है क्यों, क्योंकि अमेरिका को यूएनओ में, इस यूएनओ में क्या मिला पड़ा है, यूएनओ के अंदर अमेरिका एक स्थायी देश है। अमेरिका फुल चौड़े में बोलता है भाई मैं ताकतवर हूं क्योंकि मेरे पास क्या है वीटो पावर है, ताकतवर वीटो पावर है, स्थायी सदस्य। तो यूरोपीय संघ कहता है जा तेरे जैसे 2-2 स्थायी सदस्य वाले देश मेरे पास है, ब्रिटेन और फ्रांस। यूरोपीय संघ के गैंग में टोटल 27 देश है, 27 में से 2 देश ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ही क्या है बेटा ताकतवर, और दोनों के पास क्या है वीटो पावर, यूएनओ में स्थायी सदस्य। तो अमेरिका भी स्थायी सदस्य है, 5 में से अमेरिका एक है, तो उन 5 में से 2 देश यूरोपीय संघ के भी तो हैं। तो यूरोपीय संघ क्या है ज्यादा ताकतवर क्योंकि उसके पास 2 देश स्थायी सदस्य वाले। दूसरा अमेरिका तो स्थायी का मेंबर बन गया, तो अमेरिका अस्थायी का मेंबर नहीं बन सकता। लेकिन यूरोपीय संघ कितने देशों का ग्रुप था, हमने बताया 27 देश है, 27 में से 2 तो ये हो गए, लेकिन जो 25 बच जाते हैं उन 25 में से कोई ना कोई अस्थायी का मेंबर भी बनता रहता है, 2-2 वर्ष में आते रहते जाते रहते हैं यूरोपीय संघ। अमेरिका तो परमानेंट फिक्स है स्थायी में, तो अस्थायी में नहीं आ सकता। यूरोपीय संघ के 2 तो स्थायी में है, लेकिन जो 25 बच जाते हैं उन 25 में से कोई ना कोई अस्थायी का ही मेंबर बनता रहता है। देखो यहां पे लिखा हमने स्थायी सदस्य, संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका स्थायी सदस्य, लेकिन वही हमारे यूरोपीय संघ 2 देश है ब्रिटेन और फ्रांस, इससे यूरोपीय संघ क्या है ताकतवर। दूसरा अस्थायी, यूएनओ में 2 वर्ष के लिए अस्थायी होते हैं। अमेरिका पहले से स्थायी में तो अस्थायी नहीं बन सकता, लेकिन वही यूरोपीय संघ के 27 में से 2 तो स्थायी में है, लेकिन जो 25 बच जाते हैं उनमें से कोई ना कोई अस्थायी का मेंबर ही बनता रहता है। मतलब यूरोपीय संघ के देश इसमें भी है, यूरोपीय संघ के इसमें भी, जबकि अमेरिका खाली इसमें। ठीक है, ये हो गई दूसरी बात। लेकिन बेटा एक बात और बता दूं आपको, ये तो हमारी बुक में बता दिया, लेकिन तुम्हें पता है 2016 की बैठक में ना, यूरोपीय संघ की बैठक में ब्रिटेन अलग होने की मांग कर चुका है, और 2020 से यूरोपीय संघ से ब्रिटेन क्या चुका हमेशा के लिए, ब्रिटेन नाम का जो देश है वो बाहर हो चुका है। लेकिन ना यहां पे नहीं बताएंगे क्यों, या तो हम तारीफ कर रहे हैं ना, ये तो इसकी बुराई हो गई, लेकिन आपको यहां इसलिए बता दिया ताकि कल को कोई आके कमेंट ना करे कि अब तो यूरोपीय संघ से ब्रिटेन बाहर हो गया। ये हमें ही पता है, लेकिन अभी हम यहाँ तारीफ कर रहे हैं और बुक के अंदर अभी ऐसा हटाया नहीं है ना, कमियों में बता रखा है, तो हम कमियों में इसको लिखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। स्थायी भी होगा बेटा अस्थायी, मतलब हमारा यूरोपीय संघ ज्यादा ताकतवर क्यों, आर्थिक तौर पे देख लिया, राजनीतिक पे आप देख सकते हो, राजनीतिक के अंदर स्थायी में अमेरिका है, तो यूरोपीय संघ के 2 भी देश है ब्रिटेन और फ्रांस, तो ये लोग 2 हैं इसमें से ताकतवर। अस्थायी में अमेरिका नहीं हो सकता, लेकिन यूरोपीय संघ के 27 में से 2 तो यहां चले गए, लेकिन जो 25 बच जाते हैं उनमें से कोई ना कोई अस्थायी मेंबर बनता है। मतलब यूरोपीय संघ के स्थायी में भी है, यूरोपीय संघ के देश अस्थायी। आगे की बात करें, तीसरे आधार पे बात करें हम, तीसरा आधार क्या हमारा सैन्य आधार, सेना के आधार पे। अब सेना के आधार पे देखो, यहां पे अमेरिका की सेना विश्व में प्रथम स्थान पे आती है, अमेरिका की सेना विश्व में ताकत के मामले में प्रथम स्थान पे आ रही है।
अच्छी बात है, प्रथम स्थान पे आ रही है, अमेरिका यहां आगे है। लेकिन हमारा यूरोपीय संघ की सेना भी दूसरे स्थान पे आती है और ऐसा लगता है कि जल्दी वो पहले स्थान पे आ जाए। हमारा भले यहां पे हम पीछे, लेकिन तारीफ कर रहे हैं, तारीफ में हमें बताएंगे भाई हम फर्स्ट तो नहीं है, अमेरिका के बराबर नहीं है, अमेरिका की सेना प्रथम नंबर पे है, लेकिन हम यूरोपीय संघ वाले दूसरे नंबर पे हैं और ऐसा लगता है कि जल्दी हम पहले स्थान पे आ जाएंगे। दूसरा बात करें हथियार की, अमेरिका परमाणु संपन्न है, लेकिन यूरोपीय संघ की बात करें तो यूरोपीय संघ के 2 देश परमाणु संपन्न है, ब्रिटेन और फ्रांस, वही 2 देश ताकतवर। देख, अमेरिका एक परमाणु संपन्न देश है, लेकिन वहीं यूरोपीय संघ के समूह की बात करें तो 2 देश परमाणु संपन्न, और इन 2 के पास कम नहीं बल्कि 550 से भी ज्यादा परमाणु। तो सेना के आधार पे अमेरिका थोड़ा सा आगे दिख रहा है, लेकिन हथियार में तो हम आगे हैं। हमारे 2 देश है परमाणु संपन्न, अमेरिका भी परमाणु संपन्न है, लेकिन यूरोपीय संघ के 2 देश परमाणु संपन्न है, ब्रिटेन और फ्रांस। दूसरा, सैन्य खर्च की बात करें, अमेरिका अपनी सेना पे सबसे अधिक खर्च करता है भाई, यह सर्च लिखा है इसको, खर्च करना, सबसे अधिक खर्च करता है। लेकिन वहीं यूरोपीय संघ भी ज्यादा पीछे नहीं है, यूरोपीय संघ अपनी सेना पे दूसरे स्थान पे सबसे ज्यादा खर्च करता है और ऐसा लगता है जल्दी पहले स्थान पे आ जाए। आगे की बात करें, सामूहिक पहचान, ये जो संगठन है, चौथा पॉइंट में क्या लिखोगे, ये संगठन ऐसा लगता है कोई देश है। क्यों? इन्होंने अपने एक देश के तौर पे अपने आप को जोड़ा हुआ, सामूहिक तौर पे। क्या? इन्होंने अपना खुद का एक झंडा बना रखा है, एक झंडा, अपनी एक पहचान, अपनी एक मुद्रा बना रखी है, जिसका नाम क्या बेटा? यूरो है। यूरो है, देखो यूरो ऐसा दिखता है, यूरो का साइन ऐसा होता है, सी बना के ऐसे डबल लाइन, यूरो है। तो तुम देख सकते हो इनका अपना खुद का गान है, इनका खुद की अपनी गीत है, वंदे मातरम वगैरह जैसे हमारा है, राष्ट्रगान जैसे जनगण मन है हमारा, ऐसे इनका भी अपना खुद का है। सामूहिक पहचान बना रखी है इन्होंने। एक समान विदेशी नीति है, विदेशी नीति जब हम दूसरे देश के प्रति नीति बनाते हैं, वीजा मुक्त ये लोग आवागमन करते हैं, 27 देश एक देश से दूसरे देश में वीजा मुक्त आवागमन होता है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं यूरोपीय संघ क्या बेटा? ताकतवर। देखो इधर एक बात बताऊं, लिखने का तरीका क्या रहेगा? यूरोपीय संघ की विशेषता, जैसे मान लेते हैं यहां हम लिख रहे हैं, तो यूरोपीय संघ की विशेषता निम्नलिखित है। पहला लिखोगे आर्थिक आधार। अब आर्थिक आधार लिख के आर्थिक के अंदर आपको 3 पॉइंट डिफाइन करने, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पहला डिफाइंड होगा हमारा अर्थव्यवस्था। अभी आप पढ़ के आए यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था अमेरिका की सन 2005 में 10,000 थी, तो यूरोपीय संघ की 12,000 थी। दूसरा 2016 में अमेरिका की 15,000 हुई, तो यूरोपीय संघ की 17,500। मतलब अर्थव्यवस्था में यूरोपीय संघ क्या है? ताकत। दूसरा पॉइंट आर्थिक का ही हो जाएगा हमारा मुद्रा, क्योंकि इसमें पैसे की बात हुई है, इसमें पैसे की बात हो रही है। मुद्रा में बता दोगे, अमेरिकी मुद्रा डॉलर की कीमत आज के टाइम में 95-96 चल रही है, तो वहीं यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम क्या है? यूरो, और यूरो उसके मुकाबले 106-107 रुपए चल रहा है। मतलब मुद्रा में भी यूरोपीय संघ क्या है बेटा? यूरोपीय संघ आगे। व्यापार की बात करें तो अमेरिकी व्यापार की तुलना में यूरोपीय संघ का व्यापार कितना है? 3 गुना ज्यादा है। मतलब अमेरिका जितना व्यापार करता है उससे 3 गुना ज्यादा हमारा यूरोपीय संघ। तो आर्थिक तौर पे तो यूरोपीय संघ क्या हो गया? आगे। अब दूसरा हो जाएगा हमारा राजनीतिक आधार। राजनीतिक आधार, राजनीतिक में क्या बताओगे? 2 पॉइंट, स्थायी सदस्य, डबल लाइन डिफाइंड। यूएनओ के अंदर अमेरिका स्थायी सदस्य है, तो यूरोपीय संघ उससे ज्यादा ताकतवर है कि उसके 2 देश है, ब्रिटेन और फ्रांस। यूएनओ के अंदर अस्थायी सदस्य होते हैं, मैंने आपको बताया 2-2 वर्ष के लिए होते हैं। तो अमेरिका पहले से स्थायी है, तो अस्थायी नहीं बन सकता। लेकिन यूरोपीय संघ के 2 देश है जो अस्थायी, 2 देश स्थायी है, लेकिन उसके अलावा अन्य देश क्या है जो 25 बच जाते हैं, उनमें से कोई ना कोई अस्थायी भी बनता रहता। ये तो हो गया आर्थिक और राजनीतिक। तीसरा आ जाएगा बेटा सैन्य आधार पे। तीसरा पॉइंट क्या आएगा हमारा? सैन्य आधार। सैन्य आधार में हमने 3 पॉइंट बताया। सैन्य आधार में हमने कितने पॉइंट बताया बेटा? 3 पॉइंट बताया। पहला क्या हमारा? सैन्य ताकत। अमेरिका नंबर 1 पे है, तो यूरोपीय संघ भी जो हमारा ये है वो दूसरे स्थान पे आता है, और ऐसा लगता है जल्दी पहले स्थान पे आ जाए।
दूसरा, परमाणु हथियार की बात करें, अमेरिका परमाणु बम रखता है, तो यूरोपीय संघ परमाणु बम के मामले में इसके दो देश है, ब्रिटेन और फ्रांस। तो परमाणु बम में यूरोपीय संघ आ गया है। तीसरा आ जाएगा हमारा सैन्य खर्च। सेना के ऊपर अमेरिका सबसे ज्यादा खर्च करता था, यूरोपीय संघ भी दूसरे नंबर खर्च करता है। ऐसा लगता है जल्दी पहले स्थान पे आ जाएगा। तो आर्थिक के 3 पॉइंट, राजनीतिक के 2 पॉइंट, सैन्य के 3 पॉइंट। चौथा आ जाएगा हमारा सामूहिक आधार। सामूहिक का मतलब ये ऐसी है, इनकी यूनिटी दिखती है बेटा, इससे ऐसा लगता है यूनिटी इनकी। सामूहिक आधार कैसे? एक देश हो, इनका खुद का झंडा, खुद का गान, खुद की मुद्रा, है ना, एक समान विदेशी नीति, वीजा मुक्त आवागमन। ये सामूहिक आधार देख के पता चलता है इनकी यूनिटी बहुत ज्यादा ताकतवर है, इससे अपना वर्चस्व स्थापित कर सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन इसी के साथ बन जाता है, अब आ रहा है आजकल, मैं 2-3 साल से देख रहा हूं सीबीएसई में, कि यूरोपीय संघ एक आर्थिक संगठन के साथ एक राजनीतिक संगठन कैसे? आर्थिक संगठन तो यूरोपीय संघ है, आर्थिक के साथ राजनीतिक संगठन कैसे है? तो उसमें जो लिखने को आएगा ना, यूरोपीय संघ एक आर्थिक संगठन है, या आर्थिक के पॉइंट लिखोगे। और राजनीतिक संगठन इसलिए क्योंकि उसकी राजनीतिक पहचान है, उसका खुद का झंडा, खुद का गान, खुद की मुद्रा। तो जब ये है ना, यूरोपीय संघ एक आर्थिक के साथ एक राजनीतिक संगठन कैसे है, तो आर्थिक वाले सारे पॉइंट आ जाएंगे, और आर्थिक के बाद डायरेक्ट सामूहिक वाले आ जाएंगे। ये दो, ये बीच में से ये हट जाएंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया। अच्छा, इसके अलावा आप एक बात और बताऊं मैं आपको, यूरोपीय संघ का ना झंडा आपको दिखाऊं। ये यूरोपीय संघ का झंडा, ठीक है। अब यूरोपीय संघ का झंडा पहले आ जाता है लिखने को, 2 नंबर में आता है, 2 पॉइंट बना दो। यूरोपीय संघ का झंडा कैसा है? तो नीले रंग का है, दिख रहा है हमें, जिसके अंदर 12 ये जो स्टार है, ये दिखाया गया 12 सोने के रंग के स्टार, 12 सोने के रंग के सितारे, सोने के रंग के सितारे। तो एक तो पता है यूरोपीय संघ का झंडा किस कलर का है? नीले कलर का। किस रंग के सितारे हैं? सोने के रंग के 12 सितारे। और देखो ये इसका मतलब क्या है, देखो ये वृत्त बना रहे, एक वृत्त के तौर पे आपस में जोड़ रहे। तो बताओगे ये एक वृत्त में बने हुए हैं, वृत्त का मतलब है एकता के साथ, मतलब इनकी यूनिटी शो करता है, एक दूसरे को जोड़ रहे ना, एकता के साथ, एकता कोई नाम नहीं बल्कि यूनिटी की बात हो रही है, एकता के साथ मिलजुल कर अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए, अपनी संस्कृति, अपने अपने कल्चर को, अपने अपने संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए 12 देश एक साथ रहते। मतलब ये कह रहा है कि इनका झंडा एक तो कैसा है, 2 नंबर का आता है। तो हम झंडे के बारे में बता देंगे, इनका झंडा नीले कलर का है, आपको दिख रहा है, जिसमें 12 सोने के रंग के सितारे हैं। तो पहले में तो कलर और वो बता दिए स्टार, मतलब क्या है तुमने बता दिया, 12 स्टार एक वृत्त के अंदर। तो वृत्त का मतलब होता है यूनिटी के साथ, एकता के साथ, मिलजुल के, आपस में मिलजुल के अपने अपने कल्चर को आगे बढ़ाते हुए, अपने अपने संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए एक साथ रहते हैं। समझ आ गया? 12 के 12 देश, और अब तो 27 देश है। अब ऐसा भी नहीं है 27 देश होगा तो 27 स्टार हो जाएंगे, नहीं, संस्थापक ये 12 देश। चलो आगे चलते हैं। अगला आता है, जब यूरोपीय संघ के पास इतना कुछ है, तो यूरोपीय संघ भाई अमेरिका की जगह क्यों नहीं ले पा रहा? क्या कमियां हैं? यूरोपीय संघ वर्चस्व क्यों नहीं स्थापित कर पा रहा? क्या कमी है, क्या दिक्कत, क्या है इसके पास, समस्या क्या है? साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो समस्या मैं आपको बता दूं, यूनिटी हमने बताया, तारीफ करके आए, अब बुराई करने पे आएंगे। हम इंडियन है भाई, जब किसी की तारीफ करते थे हम चने की झाड़ पे चढ़ा देते उसे तारीफ कर करके, अब बुराई करने पे आते तो गिरा भी देते हैं। अब देखो यूरोपीय संघ की बुराई करेंगे। यूरोपीय संघ अपना वर्चस्व क्यों नहीं स्थापित कर पा रहा? तो हमने पहला पॉइंट बताया, एकता का अभाव। एकता मतलब यूनिटी की कमी है यहाँ पे। कैसे बेटा? एक अमेरिका ने ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, अमेरिका ने चलाया था ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। अमेरिका ने कहा था कि इराक एक ऐसा हथियार बना रहा है, इराक नाम का एक देश है, अमेरिका ने कहा था कि इराक एक ऐसा हथियार बना रहा है जिससे वो पूरी दुनिया को नष्ट कर सकता है, और हम चाहते हैं इराक को उस हथियार को बनाने से रोकना। इसलिए ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के तहत हम इराक के ऊपर क्या करेंगे? आक्रमण करेंगे, कौन कौन हमारा साथ देगा। जब अमेरिका ने ऐसे कहा था तो यूरोपीय संघ का एक देश ब्रिटेन कह रहा है अमेरिका के साथ हूं मैं, चलो मार ले। लेकिन दूसरा देश फ्रांस जो है वो कह रहा है नहीं नहीं, यूरोपीय संघ का जो दूसरा देश है फ्रांस, वो कह रहा है नहीं नहीं मैं आक्रमण करने नहीं जाऊं। तो इससे पता चलता है इनके आपस में यूनिटी नहीं है। एक देश आक्रमण करने के लिए जा रहा है लेकिन दूसरा देश आक्रमण करने से मना कर रहा है।
तो कहने का मतलब क्या, यूरोपीय संघ में एकता का अभाव, यूनिटी की कमी है। अभी हम तारीफ करके आए, अब हम बुराई भी कर रहे हैं। क्यों भाई? अगर यूनिटी होती, जब अमेरिका ने कहा था कौन कौन हमारे साथ इराक के ऊपर आक्रमण करने चल रहा है, तो सभी जाते ना, यूरोपीय संघ के सारे देश जाते। अब यूरोपीय संघ का देश ब्रिटेन तो जा रहा है, लेकिन फ्रांस मना कर रहा है। दूसरी बात करें, यूरोपीय संघ के ये दो देश है, बेटा इनका नाम जरूर याद रखना, एमसीक्यू में आता है। यूरोपीय संघ के दो देश है, स्वीडन और डेनमार्क। दूसरे पॉइंट बताओगे, यूरोपीय संघ के दो देश हैं, एक का नाम है स्वीडन और एक का नाम है डेनमार्क। और ये दोनों ही देश क्या कर रहे हैं, अब यूरो को मानने से इंकार कर रहे हैं। यूरोपीय संघ की जो मुद्रा थी ना यूरो, जो हम कहते हैं इनके यूनिटी की पहचान है, देखो 27 देश एक ही मुद्रा को मान रहे हैं। ये भी तो थे ये दो ढीठ, ये कह रहे नहीं मानते, हम तो अपनी मुद्रा चलाएंगे। तो यूरोपीय संघ के दो देश उसकी मुद्रा को मानने से इंकार कर। उसके अलावा यूरोपीय संघ से मैंने क्या बताया, इनका मेन बदमाश शार्प शूटर इनका ब्रिटेन, परमाणु हथियार वो रखता है, वीटो पावर वो रखता है, लेकिन वो यूरोपीय संघ को छोड़ के चला गया। 2016 में अलग होने की मांग की थी और 2020 में पूरी तरह से जनमत संग्रह से अलग हो, जनमत संग्रह के माध्यम से क्या हो गया, अलग। तो भाई अब इनका देश ब्रिटेन इनको छोड़ के चला गया, तो यूरोपीय संघ क्या हो गया बेटा, कमजोर हो गया। क्यों कमजोर हो गया? क्योंकि भाई ब्रिटेन चला गया। अब दिख रही इनकी कमियां दिख रही हैं, एक तो एकता की कमी है दिक्कत, दूसरा इनके दो देश इसकी मुद्रा को मानने से इंकार कर रहे हैं, मतलब यहां भी यूनिटी कमी दिख रही है। तीसरा इनका मेन जो देश था ब्रिटेन, वो इनको छोड़ के क्या हो गया, अलग हो गया। तो उसके अलावा आगे की बात करें, यूरोपीय संघ के कई सारे जो देश है, यूरोपीय संघ के देश यूरोपीय संघ में भी शामिल है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने नाटो, अमेरिकी गैंग जो है नाटो का भी हाथ पकड़ा हुआ है। मतलब यूरोपीय संघ के देश इस यूरोपीय संघ में तो शामिल है ही, उसके साथ ही से कई सारे देश अमेरिका के नाटो में भी शामिल है। अब भाई तुम यहां भी शामिल हो, तुम यहां भी शामिल हो, इससे पता चलता है कि तुम्हारे आपस में यूनिटी नहीं है, मतलब तुम अपने गैंग में रहते ना, दूसरे से मतलब ही रखते। तुम्हारा जो कॉम्पिटिटर है, जिससे तुम्हारा कंपटीशन हो रहा है, तुम उसके साथ रह रहे हो, उसी को आगे बढ़ा रहे हो, उसके साथ जुड़ के उसको तरीका बता रहे हो। तो यूरोपीय संघ क्यों कमजोर है? क्योंकि इसके कई सारे देश अमेरिका के नाटो में के सेना के गुट में भी शामिल है और यूरोपीय संघ में भी शामिल है। इस वजह से यूरोपीय संघ क्या है बेटा, यूरोपीय संघ कमजोर है। उसके अलावा एक बात और छूट रही है, आपको बता दूं, यूरोपीय संघ जो है ना बेटा, ये अपना 2003 में संविधान बनाने में असफल हो गया। संसद बना लिया है ना, मुद्रा बना ली, गान बना लिया, गीत बना लिया, भाई संविधान ही नहीं बना पाया। संविधान बनाने में ये यूरोपीय संघ संविधान बनाने में क्या हो गया, असफल हो गया। कई बार एमसीक्यू में आता है, यूरोपीय संघ अपना संविधान बनाने में कब फेल हुआ था, 2003। तो यूरोपीय संघ इन कमियों की वजह से क्या हो जाता है, पीछे हो जाता है, वरना तो वो जल्दी अमेरिका को साइड कर देता, पीछे कर देता। अब आता है झंडा, जो मैंने आपको पहले समझा दिया है, ये रीड कर लेना, आपको झंडे के बारे में समझ आ जाएगी। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। इसके अंदर हमारा खाली यूरोपीय संघ का पूरा टॉपिक हमने कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आसियान के ऊपर लेके आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।